नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और कमोडिटी बाजार में काफी हलचल है और सभी कमोडिटीज पर राय लेंगे, लेकिन खासतौर से बात करेंगे सोने चांदी की और कॉटन की। कॉटन की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन 2 सालों की ऊंचाई पर है। कल कॉपर ने ऑल टाइम हाई लगाया। वहीं रक्षाबंधन से पहले सोने चांदी कीमतों में गिरावट है। तो बाजार में किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। बाजार सोने चांदी की ड्यूटी में भी कटौती की उम्मीद कर रहा है। इन सबको देखते हुए क्या बन रही है यहाँ से स्ट्रैटेजीज, उस पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता हैं। मंजीत कॉटन के ईडी संचित राजपाल हमारे साथ हैं। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर और साथ ही गंगानगर कमोडिटी के वीपी अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन शुरुआत सोने चांदी के साथ करेंगे और हमारे साथ अविनाश गुप्ता जी बने हुए हैं। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इनफैक्ट 2 चीजों पर मैं आपकी राय लूंगी और उसके बाद ड्यूटी एक्सपेक्टेशंस पर भी सवाल रहेंगे। फिलहाल बाजार लग कैसा रहा है? फेस्टिव सीजन की अब शुरुआत हो जाएगी, प्राइसेस इंच अप हुए, थोड़ा स्टेबल अब हुए हैं और वो जो रौनक मिस हुई थी वो कितनी लौटती हुई दिखाई दे रही है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइसेस को लेकर अब आपका व्यू क्या है यहाँ से? नमस्कार दीपाली जी। जैसे कि आपने बोला कि फेस्टिवल सीजन की शुरुआत है और जनरली ये होता है कि तेजी का सब बोलबाला होता है और जैसे ही तेजी अब आई है तो ग्राहक भी बाजार में खुलना चालू हो चुका है। और इस सीजन में मुझे जो चमक पहले नजर कम आ रही थी, इस सीजन के अंदर मुझे चमक वापस आती भी बहुत अच्छे से लग रही है। और मुझे ये लगता है कि जो तेजी आई है ये स्टेबिलिटी के साथ आई है। कंसोलिडेशन बहुत लंबे टाइम तक सोने और चांदी के दोनों दाम के अंदर कंसोलिडेशन बहुत स्ट्रांग हुआ था और उस कंसोलिडेशन के बाद में जो ये तेजी आई है ये सस्टेनेबल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अभी भी जो वार है वो अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ है, लेकिन उसको डिस्काउंट कर चुका है बाजार और उस के हिसाब से ये तेजी वापस आई है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज, डॉलर के ऊपर जो एक पकड़ डॉलर की थी वो कंपैरेटिवली कमजोर होती जा रही है, तो लोग सोने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑल सेंट्रल बैंक्स आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल्ड एंड दैट इज अ गुड थिंग फॉर गोल्ड ओवरऑल। दीपाली जी ओके, अच्छा अब ये बताइए ड्यूटी कट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही हैं? आपकी होप्स क्या हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट्स को? दीपाली जी, जिस दिन से ड्यूटी हाइक हुई है उस दिन से हम सरकार के साथ डायलॉग में हैं और हम सरकार को बोल रहे हैं कि ये ड्यूटी 15% से 6% पे आनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके के रूमर चले हैं, मुझे ये नहीं लगता है कि रूमर्स के साथ में ड्यूटी के ऊपर कभी भी कोई इम्पैक्ट आज तक आया है। तो मुझे ये लगता है कि ये रूमर्स है। डेफिनेटली सरकार काफी चीजों पे वर्क कर रही है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कैसे कम करनी चाहिए उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। तो एक बार जब इंपोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी उस टाइम पे हम ड्यूटी कट का एक्सपेक्टेशन उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री, कंज्यूमर और सभी लोग बहुत हैप्पी होंगे अगर से इंपोर्ट ड्यूटी 15% से 6% पे आ जाती है। तो हमारी ये डिमांड हमेशा से रही है और हम ये चाहेंगे कि ये ड्यूटी 15% से 6% आ जाए। लेकिन रूमर्स के साथ में कभी भी ड्यूटी में चेंज, बजट हो तो अलग बात है, अदरवाइज इट डज नॉट कम। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है दीपाली जी। ओके अच्छा अविनाश जी, एक चीज और, अब क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी हैं क्योंकि ड्यूटी कट को लेकर होप्स बनी है तो जो फिजिकल बाइंग है वो भी होल्ड होती हुई दिखाई दी है मार्केट में। एग्जैक्टली इस पर्सपेक्टिव से जो इंपोर्ट प्राइस पैरिटी है वो कितना वाइडन हुई है, कितने डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं जो इन डेवलपमेंट्स के बीच में दिखे हैं? क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है? तो अभी जो डिस्काउंट्स हमारे पास में पहले चल रहे थे दीपाली जी वो और थोड़े से बढ़ गए हैं और जो पैरिटी है, पैरिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम हुई है क्योंकि डिस्काउंट बढ़ गए हैं। और आज अगर से आप एमसीएक्स और फिजिकल में देखोगे तो बहुत ज्यादा गैप नहीं बचा है। ये वही रीजन है क्योंकि पैरिटी कम हो रही है और साथ ही साथ डिस्काउंट्स बढ़ रहे हैं। जब रूमर आता है तो एक आध दिन का ये फोबिया होता है और मुझे ये लगता है कि इट इज गुड फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री। पैरिटी जितनी कम होगी उतना फॉर्मल बिजनेस करने में सबको अच्छा लगेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये पैरिटी जितना फास्ट कंप्लीट होगी उतना हमारे लिए ट्रेड करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। दीपाली जी ओके, और एक और फाइनल सवाल अविनाश जी आपसे, कंज्यूमर और ज्वेलर्स दोनों के पर्सपेक्टिव से, ज्वेलर्स के लिए आप सिचुएशन कैसे देखते हैं? इन केस अगर ड्यूटी कट होती है तो डेफिनेटली जो लैंडिंग कॉस्ट हो जाएगी वो कम हो जाएगी, लेकिन जो पुरानी इन्वेंट्री है वो शायद हाई ड्यूटीज पर आई हो,
तो बट क्योंकि कॉम्पिटिटिव रहना है तो हो सकता है ज्वेलर्स को भले ही हायर लेवल्स की बाइंग हो लेकिन उसी प्राइस पर सेल करना पड़े। तो ज्वेलर्स के लिए ड्यूटी कट के बीच में किस तरीके की सिचुएशन देखते हैं? प्लस क्या आपको लगता है कि जब तक ड्यूटी कट को क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक कहीं ना कहीं फिजिकल बाइंग होल्ड हो सकती है मार्केट में? दीपाली जी देखिए, एज इट इज अभी जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द बिगिनिंग, और रक्षाबंधन कल है तो उसकी जो बाइंग होनी थी वो हो चुकी है और उससे कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। एज फार एज द ज्वेलर इज कंसर्न, ड्यूटी कट से डेफिनेटली हमारी एसेट वैल्यू थोड़ी सी गिरेगी, लेकिन हमको बिजनेस चाहिए। एसेट वैल्यू इज नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ डिफरेंस। तो आज एक कंज्यूमर के एंगल से मैं देखता हूं तो कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है और उससे ज्वेलर खुश होता है, क्योंकि उसको जितनी ज्यादा ज्वेलरी बिकेगी उसके अंदर उसका फायदा ज्यादा है एसेट वैल्यू बढ़ने से। तो ज्वेलर इसको एक अच्छी नजर से देखता है, क्योंकि पैरिटी कम हो जाती है, उसको धंधा करना बहुत इजी हो जाता है। आज कंज्यूमर के लिए स्ट्रेट लगता है कि ये प्राइस पूरी इंडिया के अंदर एक है, इसके अंदर कहीं पे कोई पैरिटी नहीं है। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो ज्वेलर हो या कंज्यूमर हो, सभी के लिए इट इज अ गुड थिंग और यही होना चाहिए। अगर पैरिटी नहीं होगी तभी हमको धंधा करने में मजा आएगा। एसेट वैल्यू ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा आगे भी, जैसे सोना गिर के रुकने वाला तो नहीं है, सोना बढ़ने ही वाला है, तो हमारी एसेट वैल्यू आज नहीं कल बढ़ेगी, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। दीपाली जी, ओके, वेल थैंक यू विनाश जी आने के लिए और हर पर्सपेक्टिव से आपने व्यूज़ दिए, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो देखना होगा अब क्या डिसीजन लिया जाता है, बट होप्स तो काफ़ी हाई हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी में कट यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब बात करेंगे कॉटन की। मंजीत कॉटन के ईडी संचित राजपाल हमारे साथ बने हुए हैं। संचित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो समझना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है प्राइस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लगातार कॉटन इनफैक्ट जब से ये मानसून सीजन शुरू हुआ, मानसून कमजोर रहने की चर्चा हुई, तब से हमने देखा है कि काफ़ी एक्शन ओवरऑल कॉटन मार्केट में देखने को मिला है प्राइस पर्सपेक्टिव से। इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो वहाँ भी कॉटन के प्राइसेस 2 साल के हाईस पर है। तो पहले तो प्राइसेस को लेकर जो ये सर्ज बना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्ले हो रहे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दीपाली जी देखिए, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टोरी रही है कॉटन की। तो मैं करीब अगर बात करूं तो पिछले साल भर में करीब करीब 30% की तेजी देखने के लिए मिली है। इनफैक्ट पिछले 8 महीने में जो 53,000 रुपये कैंडी की कॉटन थी 150 रुपये की, वो करीब करीब 196 रुपये किलो पे आ गई है। तो मैं इसके लिए कुछ 4 फैक्टर्स को मैं समझता हूँ कि जो इसके लिए है। नंबर 1, सबसे पहले तो वॉर हैज़ बीन अ वेरी क्रूशियल फैक्टर बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी इन क्रूड, नॉट ओनली कॉटन बल्कि जितनी अदर मैनमेड फाइबर्स है सभी में सिमिलर तेजी देखने के लिए मिली है। पीएसएफ की बात करें पॉलिस्टर फाइबर की, तो 100 रुपए की जो पॉलिस्टर फाइबर आज से 6 महीने 8 महीने पहले था, साल भर पहले, वो 130 रुपए पे आ गया है। विस्कोस फाइबर की बात करें तो 163 से करीब करीब 199 रुपए पे आ गया है, फॉलोइंग द ट्रेंड व्हाट ऑल द फाइबर्स आर फॉलोइंग। तो ये है। दूसरी चीज, आइस फ्यूचर्स जो है वो काफी अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है आइस फ्यूचर्स में, पर्टिकुलरली लास्ट 1 महीने में, जिसके की फैक्टर्स आई वुड से कि यूएस में वेदर हैज बीन बैड इन टेक्सास, चाइना में भी कुछ खराब वेदर की न्यूज आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंटली जो है वो ये है कि जो स्पेक्स है दे आर बेटिंग रियली वेरी बिग ऑन द मीटिंग, जो भी जो यूएस और चाइना की जो 24 सितंबर को मीटिंग होने वाली है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस मीटिंग में शायद कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा जिसके अंदर चाइना जो है वो यूएस कॉटन खरीदेगा। इसी के अंदर एक और फैक्टर है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूमर कि यूएस जो है वो बाका इंप्लीमेंट कर सकता है। बाका इज बेसिकली जिसमें कि यूएस गवर्नमेंट कहती है अगर आप कोई भी गारमेंट, अगर आप यूएस कॉटन से बना हुआ गारमेंट अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो उसको ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जाएगा। तो ये फैक्टर्स के कारण आइस में अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है। जो 73-74 सेंट्स का आइस था वो आज ऑलमोस्ट 90 सेंट्स पे चल रहा है। तीसरा फैक्टर मैं कहूंगा, वेदर हैज बीन वेरी बैड इन इंडिया स्पेशली बिकॉज ऑफ एल नीनो, देयर इज टू मच अनसर्टेनिटी। अगस्त की बात करूं तो पिछले 2 दशकों का सबसे लोएस्ट मॉनसून हमने देखने के लिए मिला है अगस्त में, और सितंबर इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल बिकॉज अभी तक तो मॉनसून ने काफी साथ दिया है कॉटन क्रॉप का, बट सितंबर इज वेरी क्रूशियल फॉर कॉटन। तो ये भी एक रीजन है कि मॉनसून फोरकास्ट को देख करके भी इंडिया में अच्छी तेजी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लोअर मॉनसून दिख रहा है। चौथा जो फैक्टर है वो फंडामेंटल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फंडामेंटली जो भी तेजी देखने के लिए मिली है ये बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हुई है। स्पिनिंग मिल्स को मार्जिन बहुत अच्छा है। अगर मैं आज भी बात करूं 70,000 रुपए कैंडी की जो कॉटन है इस पे भी मिल्स काफी अच्छा मार्जिन मिल रहा है मिल्स को। यान में डिमांड अच्छी है, यान इज फॉलोइंग द कॉटन प्राइस ट्रेंड विच इज वेरी पॉजिटिव। उसके अलावा एमएसपी की अगर मैं बात करूंगा, एक और फैक्टर है जो इस तेजी को बरकरार रखा हुआ है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा तोहफा दिया है हमारे किसानों को। लास्ट ईयर जो एमएसपी
करीब करीब 7700 की थी, इस बार 7% बढ़ाया गया एमएसपी को, जो कि 8200 रुपीज के आसपास हो गई है, विच इज अगेन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके। इसके अलावा क्रॉप नंबर्स कम आ रहे हैं, कैरी ओवर स्टॉक्स के नंबर्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो काफी इस बार कम है, 65-70 लाख बेल के आसपास कैरी ओवर स्टॉक रहने की उम्मीद है। तो ये सब फैक्टर्स के कारण तेजी का अच्छा माहौल बना हुआ है और लगता है कि आने वाले 2 महीना और ये माहौल रहेगा। ओके तो फिर जिन भी फैक्टर्स का आपने जिक्र किया, अगर मैं मॉनसून के पर्सपेक्टिव से देखूं संचित जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे आपने भी मेंशन किया कि साउथ वेस्ट मॉनसून कैसे प्ले आउट होता है या पोटेंशियल इफेक्ट्स क्या रहते हैं अल नीनो के। बट मान के चले कि इन डेवलपमेंट्स के बीच में प्राइस फ्लक्चुएशंस भी हो सकती है, या फिर आप एक वन वे रैली देख रहे हैं, और अगर हम अगले 2 महीने तेजी एक्सपेक्ट करें तो यहाँ से कितना ऊपर और भाव जा सकते हैं? जी देखिए, इंडियन मार्केट की प्राइस की बात करूं तो ये सब चीजें एज ऑफ नाउ तो फैक्टर इन दिखती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में वो है आइस फ्यूचर्स, बिकॉज अभी 2 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि सितंबर में यूएस और चाइना की जो मीटिंग है वो एक फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आइस फ्यूचर्स में अगर रैली देखने के लिए मिलती है तो डेफिनेटली कॉटन प्राइसेस, इंडियन कॉटन प्राइसेस भी उसको फॉलो करेंगे। ओके तो वो इंपॉर्टेंट होगा देखना। बट अदरवाइज मॉनसून की बात करूं तो आई थिंक मॉनसून काफी कुछ फैक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइसेस में काफी कुछ फैक्टर इन एज ऑफ नाउ हुआ दिखता है। ओके और साथ ही क्वालिटी पर्सपेक्टिव से ओवरऑल जो हार्वेस्ट रह सकता है वो आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं, और प्लस क्योंकि अगर हम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू देखें हायर प्राइसेस पे, तो वो कैसे दिख रही है? सी एज ऑफ नाउ मैं पहले डिमांड की बात करूंगा तो डिमांड बिल्कुल ठीक है। इवन एट करंट लेवल्स ऑफ 70,000 रुपीज कैंडी, जो कि पिछले 2 साल का हाईएस्ट है, आज भी स्पिनिंग मिल्स आर एबल टू मेक डिसेंट मार्जिन। दैट इज द रीजन वी हैव सीन गुड अमाउंट ऑफ रैली इन टेक्सटाइल स्टॉक्स आल्सो इन द लास्ट क्वार्टर। तो डिमांड बिल्कुल बनी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्वालिटी को लेकर के सितंबर में मेरा ऐसा मानना है, सितंबर रेंज जो है वो बहुत बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी क्वालिटी को लेकर के। अगर बारिश अच्छी होगी तो वी एक्सपेक्ट अ गुड क्वालिटी, अगर बारिश कम होगी तो क्वालिटी में भी कुछ हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो सितंबर रेंज इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल। दीपाली जी। ओके और एक और फाइनल सवाल आपसे संचित, अगर हम डोमेस्टिक प्राइसेस पर, हालांकि आपने कहा कि मोर ऑफ इट जो भी ये फैक्टर्स हैं फैक्टर्ड इन है प्राइस पे, लेकिन मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जो कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स की तरफ से आई थी, तो वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्री सोइंग प्राइस फोरकास्ट उनके हिसाब से रहा, वो तो अगर हम पर केजी की बात करें तो 75-80 तक की बात हो रही थी। तो अगर गुड क्वालिटी कॉटन रहता है तो वहाँ प्राइसेस थोड़े से प्रीमियम रह सकते हैं या फिर करंट लेवल से बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल रह सकते हैं प्रीमियम, क्योंकि देखिए एमएसपी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। 8,200 रुपीज कैंडी का तो एमएसपी ही है, तो इसका मतलब है कि 82,500 रुपए के नीचे तो कपास जाने के चांसेस कम दिखते हैं मुझे। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि उसके ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि 70,000 रुपए कैंडी की प्राइस को देखते हुए ऐसा लगता है कि कॉटन प्राइसेस उसके ऊपर ही रहेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो होगा कॉटन सीड की प्राइसेस, which is bit too early as of now to determine। तो आने वाले टाइम में as soon as we clarity on cotton seed prices, उससे भी काफी कुछ डायरेक्शन क्लियर होंगी मार्केट्स की। ओके वेल थैंक यू संचित आने के लिए शो में और कॉटन पर बातचीत करने के लिए। अमित से क्विकली प्राइस व्यू ले लेते हैं। अमित, आप कैसे देखते हैं कॉटन के प्राइसेस को? नमस्कार दीपाली। ओवरऑल देखा जाए तो संजीत जी ने काफी अच्छा डिस्कशन जो है कॉटन के ऊपर दिया है और फंडामेंटल सारे के सारे फैक्टर इन्होंने बताए। ओवरऑल इंटरनेशनल कॉटन का मेरे पास चार्ट अभी नजर आ रहा है, 89.20 है। मेरे को लग रहा है जल्दी 95 से लेकर 97 के जो है लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर नीचे की तरफ मैं कैप की बात करूं तो 86 अब इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। प्राइसेस जब तक 86 के ऊपर है तब तक तेजी जारी रहेगी और 95 से लेकर 97 मोटा मोटी देखा जाए 10 से 15% की तेजी अभी भी कॉटन में देखने को मिल सकती है। ओके ठीक है, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। अंकित कपूर, अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं, तो वापस आते हैं। फोकस करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ अमित खरे बने हुए हैं, अंकित कपूर हमारे साथ हैं। पहले शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ। तो अंकित बताइए, गुड इवनिंग, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? गुड इवनिंग। अगर मार्केट देखा जाए तो काफ़ी इस समय काफ़ी वोलेटाइल है। इंटरनेशनल मार्केट अलग चल रहा है, इंडियन मार्केट अलग चल रहा है। आज सुबह सुबह हमने अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि इस समय गोल्ड और सिल्वर दोनों काफ़ी लो बना चुके हैं। अब इससे ज़्यादा लो बनाने की मुझे नहीं लगता एक्सपेक्टेशन है। तो गोल्ड 1,55,000 का स्टॉप लॉस है और सिल्वर 2,40,000। नए कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 2,40,000 का स्टॉप लॉस है। आप खरीदी करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड टारगेट है कि वापस से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। जितने भी मार्केट के अंदर रिमर्स चल रही हैं इंपोर्ट ड्यूटी को कट को लेके, मुझे नहीं लगता कि कोई इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे कट होती नजर आएगी। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना हुआ है। एक्सपेक्टेशन है कि वापस से आप सिल्वर की प्राइसेस 2,55,000 2,60,000 और गोल्ड की प्राइसेस 1,62,000 से 1,65,000 तक वापस देख पाएंगे। ओके तो सोने चांदी पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिली है। अमित, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? जी दीपाली, देखा जाए तो मेरे को लग रहा है ये जो करेक्शन अभी स्टार्ट हुआ था 1,64,000 65,000 के रेंज से, ये अभी कंटिन्यू जारी रहेगा और प्राइजेस कहीं ना कहीं 1,00,000
56,000 के आसपास तक टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे को लग रहा है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो बिकवाली का ट्रेड जो है मैंने रिकमेंड किया है 1,60,000 के आसपास अक्टूबर वाइडा गोल्ड में फ्रेश जो है बिकवाली की जा सकती है। 1,56,000 रुपए का 1 से 2 दिनों के लिहाज से टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस 1,61,700 रुपए का रहेगा। वहीं पे चांदी की अगर हम बात करें तो सितंबर वाइडा चांदी 243 के आसपास कहीं पे भी बिकवाली की जा सकती है। नीचे में 2,32,000 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और ऊपर में स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 2,47,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। 1 से 2 दिनों के लिहाज से प्योरली ट्रेडिंग बेस्ड कॉल। ओके अच्छा, सोने चांदी के पर्सपेक्टिव से ही अमित, आपका कन्विक्शन ज्यादा किसके साथ है? अगर हम स्लाइटली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अप्रोच करें। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी मेरे को लग रहा है सोना ही अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि ऑलरेडी अभी 1,40,000 का सोना 1,65,000 हुआ। बट परसेंटेज वाइज देखें तो चांदी ने कम रिटर्न दिया है सोने के कंपैरिजन में। तो मैं सोने की तरफ जाना चाहूंगा। ओवरऑल अगर हम 4 से 6 महीने के लिहाज से बात करें या ईयर एंड के लिहाज से बात करें तो मेरे को लग रहा है 1,70,000 या 1,75,000 के आसपास के भाव जो है सोने में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे चांदी की अगर हम बात करें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे को लग रहा है 2,80,000 के आसपास के भाव चांदी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो पहले नंबर पे मैं सोने को रखूंगा, दूसरे नंबर पे चांदी। अंकित, ये बेस मेटल्स में कॉपर पर क्या राय है? क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें देखने को मिला है? प्राइसेस हायर लेवल्स पर पहुंचे हैं और आज भी घरेलू बाजार में भले ही फ्लैट है लेकिन स्ट्रेंथ बनी है यहाँ भी। बिल्कुल दीपाली जी, यहाँ पे अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर का स्ट्रेंथ काफी अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। 1360 का लेवल है, जब तक ये 1360 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक इसके अंदर मंदी करके काम नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से फंडामेंटल्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, जिस तरह से बाकी बेस मेटल्स के अंदर स्ट्रेंथ देखी है, मुझे लगता है कि कॉपर भी आने वाले टाइम पे अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अगर मैं इनिशियल टारगेट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि अगले 10 से 12 दिन के अंदर ये 1440 तक का लेवल टच कर सकता है। ओके, आपकी बेस मेटल्स को लेकर क्या अप्रोच है अमित? और कोई ट्रेड लेना हो तो कन्विक्शन कॉपर के साथ ही या फिर जिंक भी कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल देखा जाए तो अभी ट्रेडिंग के लिहाज से मेरे को जिंक में हल्का फुल्का करेक्शन जो है दिखाई दे रहा है। नीचे में 408 या 405 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा मैं वेट कराऊंगा ट्रेडर्स को। नीचे में 405 के करीब अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां 395 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है और ऊपर में 430 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। कॉपर की अगर हम बात करें तो रेंज अभी डिमांड जोन जो इसका मेरे को नजर आ रहा है वो 1385 1380 के आसपास है। तो 1380-85 की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। 1360 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में मेरे को लग रहा है कि जो सितंबर एक्सपायरी है उसमें 1460 रुपए तक के टारगेट कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके अच्छा, क्रूड ऑयल को लेकर अंकित आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? एज एक्सपेक्टेड वॉलेटाइल तो ये रहा है, ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में वापस 7700 के आसपास आ गया है, यहाँ से कैसी दिख रहे हैं चाल? देखिए, क्रूड ऑयल यहाँ पे एक काफी सीमित दायरे में अब ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से हमने वॉलेटिलिटी देखी थी कुछ समय पहले, जहां पे हमने देखे थे कि बहुत बड़े बड़े मार्केट के अंदर मूवमेंट्स दिख रहे थे, अब वो थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश होता नजर आएगा। अमेरिका में चुनाव है तो चुनाव के चलते यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी यहाँ पे जो वॉर एस्केलेशन वाली चीजें हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। और मैं ईरान की तरफ से अगर बात करें तो ईरान एस्केलेशन की अगर बात करता है तो मुझे लगता है कि इस दोनों टग ऑफ वॉर के बीच में अब ये क्रूड ऑयल फंस जाएगा और एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। नीचे में 7600 और ऊपर में 8400, इसी के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अगर 8000 के आसपास अगर क्रूड ऑयल मिलता है तो ऑप्शन सेलिंग करके काम करना ज्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन बाइंग करना इस समय रिस्की हो सकता है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए। कच्चे तेल पर एग्री बाजार की तरफ रुख कर लेते हैं और नजर डालते हैं क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो बात करेंगे कॉटन सीड ऑयल के की। अमित, क्या व्यू है आपका? क्योंकि ये कमोडिटी ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, उसके बाद करेक्शन भी काफी तेज रहा। अब करंट लेवल से क्या व्यू है? तो सितंबर वाला जो है कोकोड अभी 3260 के आसपास है। इसका सीजन ऑलरेडी आ चुका है। अब इसका जो रेंज अभी मेरे को हाल फिलहाल नजर आ रहा है, नीचे में 3200 और 3150 अच्छे सपोर्ट रहेंगे और ऊपर में मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं 3600 से लेके 3700 के आसपास के भाव वापस फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो 3250 3200 की रेंज में खरीदारी करनी है। 3100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 3600 3700 के टारगेट जो है कोकोड सितंबर वाइडा में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और बाकी स्पाइसेस के पैक पर क्या रहा है आपके अमित? स्पाइसेस में देखा जाए तो जो अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड में अगर हम बात करें तो धनिया मेरे को काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 16,300 का भाव है तो 16,200 से लेके 16,000 इस रेंज में कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 15,700 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मेरे को लग रहा है एक आध हफ्ते में 17,000 प्लस के भाव धनिया में देखने को मिल सकते हैं। जीरा एक रेंज भाव मूवमेंट है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। ऊपर में 21,200 300 और नीचे में 20,000, ये हाल फिलहाल रेंज जीरे की नजर आती है। वहीं पे हल्दी का मोमेंटम जो काफी बड़ा है। कल हमने 6% लोअर्स का सर्किट देखा
23,300 तक के भाव गए थे और वापस अभी 19,500 के आसपास के भाव है। इसका जो अभी शॉर्ट टर्म का रेंज मेरे को नजर आ रहा है वो 17,000 एक बेस मान के चल सकते हैं। जो थोड़ा लंबा ट्रेड बनाना चाहे वो 17,000 डिमांड जोन है इसके आसपास। तो अगर प्राइसेस मिलते हैं 17,500 के आसपास तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 24,500 तक के भाव जो है टीएमसी में इस सीजन में देखने को मिल सकते हैं। ओके अंकित, डॉलर इंडेक्स पर क्या व्यू है आपका करंट प्राइसेस पर? देखिए डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे 98 का काफी एक मेजर सपोर्ट बन रहा है और ऊपर में 100 का रेजिस्टेंस है। जब तक ये चुनाव है तब तक मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा और अभी मार्केट के अंदर कोई एस्केलेशंस भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पे करा है लेकिन एक स्ट्रगल मोड में यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेगेटिव ट्रेंड है। नीचे में वापस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 98 और 97 का लेवल ये टच कर सकता है। जब तक ये 100 के लेवल को वापस से क्रॉस नहीं करेगा जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है तब तक मुझे नहीं लगता कि डॉलर इंडेक्स में कोई वापस से कोई उछाल देखने को मिलेगा। ओके तो ये राय रही डॉलर इंडेक्स पर। लेकिन अगर आज का एक्शन देखें एग्री कमोडिटी बाजार में तो स्पाइसेस का पैक मिक्स्ड है। कॉटन सीड ऑयल के एक नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छा क्विकली अमित, ग्वार सीड या फिर ग्वारगम दोनों पर आपके कमेंट्स क्या करंट लेवल से? बिल्कुल, अभी देखा जाए तो पूरे एग्री पैक में ग्वारसीड ग्वारगम का चार्ट ही काफी स्ट्रॉन्ग बता रहा है और जिस तरीके की इस बार बारिशें कम हुई हैं तो लग रहा है कि इस बार मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। ग्वारसीड सितंबर वायदा 6250 से लेके 6200 इस रेंज में कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। 6,100 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और 6,600 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ग्वारगम 12,000 से लेके 11,800 इस रेंज में कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। सितंबर वायदा नीचे में 11,400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में देखा जाए तो 13,500 रुपए तक के टारगेट ग्वारगम में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। थैंक यू अंकित और अमित, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।